चलो ठीक है। आई थिंक ये जो थर्ड चैप्टर चालू है वहां पर बैंकिंग हुआ है, इंश्योरेंस हुआ है, ट्रांसपोर्ट इट्स ऑलरेडी रिमूव्ड, वो है नहीं, वो है नहीं, और कम्युनिकेशन शायद नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो मुझे लगता है वेयर हाउसिंग द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो उसी का सबसे बड़ा चैप्टर है ये जो मैं चल रहा पढ़ा रहा हुआ है, और ज्यादा वेटेज के लिए आता है। चलो बात मत करो, पहले वेयर हाउसिंग का मतलब समझ लेते हैं। वेयर हाउसिंग बहुत सिंपल है, प्रोडक्शन होने के बाद कंजम्पशन तक देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम बिटवीन टू एक्टिविटी। मतलब मैं फार्मर, आप कंज्यूम, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है, फार्मर प्रोड्यूस करता है, के बाद होलसेलर के पास, होलसेलर एक्चुअली देखा जाए ना, एक एग्जांपल एग्रीकल्चर गुड्स का ही ले लेते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट सीजनल होते हैं जिनकी नीड और रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर होती है, बट प्रोडक्शन वंस इन अ ईयर होता है। जैसे कि कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, खाना तो खाते हो राइट, तो जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता। कि इतना तो हम लोग को शायद सिंपल चीज मालूम है, किसान बारिश के पहले कल्टीवेशन करता है, बारिश आती है तो धान आता है, क्योंकि वो टाइम होता है, उस टाइम पे खेती होती है। तो हम लोग खेती थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, सर इतना तो मालूम है ना मेरे को, थ्रू आउट द ईयर खेती नहीं होती। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं थ्रू आउट द ईयर भी आते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वंस इन ईयर प्रोड्यूस होते हैं, और जिनकी नीड और रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर होती है। मतलब अगर मैं आज कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन उसकी डिमांड मार्केट में 12 महीने होते हैं ना, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तब स्लोली स्लोली एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर आई स्लोली स्लोली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग, मैं जब प्रोडक्शन करेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो मुझे जमा करके रखना पड़ेगा, और जैसे मुझे कस्टमर की जरूरत आएगी, नीड आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, थोड़ा थोड़ा स्टार्टेड सेलिंग दैट गुड्स टू द मार्केट। बट द पॉइंट इज दैट अगेन, वेयर हाउसिंग के फंक्शन क्या, काम क्या, बहुत बड़ा काम है भाई, क्योंकि हमारी जो नीड थ्रू आउट द ईयर फुलफिल हो रही है। आज अगर कोई भी नवंबर दिसंबर मंथ में बोलेगा कि मुझे मैंगो खाने का मन कर रहा है, तो ही कैन ऑप्ट मैंगो, बराबर है। आज मैंगो का जूस पीना है, जिससे नवंबर दिसंबर में बोलेगा, तो हम लोग नवंबर दिसंबर में भी कहीं पर भी फ्रूट शॉप और जूस सेंटर में जाके मैंगो का जूस पी सकते हैं। जैसे ऐसा है क्या कि नहीं, मैंगो आपको वेट करना पड़ेगा समर तक, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो रही है? ड्यू टू द वेयर हाउस। तो वेयर हाउसिंग का एक्चुअली काम क्या होता है? वेयर हाउसिंग का एक्चुअली काम होता है, इट्स एक्चुअली कंसर्न एंड रिलेटेड विद द स्टोरेज ऑफ गुड्स। गुड्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? स्टोर। Not only storage of goods, they are also preserving and protect the goods from sunlight,
फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम वीन्स, है ना। ये लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, प्लस उनका प्रोटेक्शन भी करते हैं। प्रोटेक्शन किन चीजों से? अभी मैं गुड्स को स्टोर रोड पे करके रखेगा तो खराब हो जाएगा, सनलाइट आएगा खराब हो जाएगा, बारिश आएगा खराब हो जाएगा, विंड बादल आएगा खराब हो जाएगा, हवा जोर से आएगा खराब हो जाएगा, ये सब। सो इट मीन्स दैट वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा फंक्शन है, दे आर स्टोरेज, दे आर स्टोर ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, एंड ऑल्सो दे डू द प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। एंड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज कब होते हैं? द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज फ्रॉम द टाइम ऑफ कंजम्पशन टिल द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब स्टोरेज ऑफ गुड्स कब होता है? प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन तक। मैंने आज प्रोड्यूस किया, कंजम्पशन होने तक जो बीच का जो टाइम है, वहां पर गुड्स कहा हो जाएगा, स्टोर किया जाएगा। सो नॉर्मली वेयरहाउसिंग का बेसिक फंक्शन है, दे आर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। दैट्स फॉर द मीनिंग ऑफ वेयरहाउस। मतलब समझ में आया? गुड्स को प्रोडक्शन होने के बाद कंजम्पशन तक गुड्स को कहाँ जमा करके रखते हैं? वेयरहाउस। कहाँ जमा करके रखते हैं? अभी वेयरहाउसिंग का एक्चुअली जो फंक्शन है वो सिर्फ गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी आज की डेट में ना जो वेयरहाउसिंग का फंक्शन है वो इलेबरेट हो गया है। पुराने जमाने में करते थे कि एक 20-30 साल पहले कि हाँ, वेयरहाउसिंग का मेन फंक्शन होता है गुड्स को स्टोर करके रखना। और आज के डेट में वेयरहाउसिंग के बहुत सारे फंक्शंस है, तो उसमें एक आध दो फंक्शंस मैं बोल देता हूँ। वेयरहाउसिंग के अंदर होता क्या? नॉर्मली तो हमारा फार्मर तो वेरी पुअर इंडियन फार्मर, तो दे डोंट हैव कोल्ड स्टोरेज, खुद के स्टोरेज नहीं है उनके, गोडाउन वगैरह नहीं है। उनका काम है खेत करो, खेती में अनाज मतलब जो भी है कल्टीवेशन करो और उसको बेच दो। नॉर्मली जाता है वेयर हाउसिंग को, मतलब होलसेलर, होलसेल डायरेक्टली परचेज द गुड्स फ्रॉम द फार्मर। नाउ व्हाट ही डू, वो स्टोर करके रखता है। अब स्टोर करने के बाद उसका सिर्फ एक ही एक्टिविटी होता है? नहीं, एक्टिविटी एक ही नहीं होता। कोल्ड स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग में एक ही एक्टिविटी नहीं होता। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब घर पे चावल 99% सब लोग चावल खाते रहेंगे घर पे। जब मैं जब आपकी उम्र का था तो हमारे दुकान में जब हम लोग चावल लेने जाते थे ना बेटा, आपको इतना पॉलिश राइस नहीं आता था। या फिर आप बहुत, अगर आप देखो ना आज आज की डेट में दुकान से चावल लेके आओ, पानी में भिगो दो और डायरेक्ट भी कुकर पे लगा दो तो भी चलेगा। बट मुझे जितना याद है, हमारे time पे तो मतलब आपके मम्मी डैडी वो लोग जो चावल लेके आते थे दुकान से 15-20 साल पहले, तो उनको ना बहुत सारा प्रोसेस होता था। बहुत सारा प्रोसेस मतलब चावल लेके आएंगे, उसमें ना इतना येलो कलर के धान, पत्थर कंकर आते थे, उसको डायरेक्टली फार्मर से प्रोडक्शन हम लोग परचेस करते थे और डायरेक्टली वो दुकान तक आता था। बट अभी ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी। आपको क्या लगता है जो आप चावल खाते हैं वो डायरेक्टली फार्मर से आता है? नहीं बेटा, इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। बहुत सारा प्रोसेस मतलब मैं ज्यादा नहीं, एक या दो ही प्रोसेस बताऊंगा। आपके घर पे देखो जब चावल रहता है, आई थिंक 99% वो मतलब अच्छा ही रहता है। मतलब उसके अंदर मतलब हार्डली, अगर मैं देखता हूँ आज की डेट में कोई फीमेल या कोई औरत की घर पे आने के बाद चावल की उसको बाद में साफ किया जाता है। पर हमारे टाइम तो ईच एंड एवरी गेहूं लाओ और या फिर चावल लाओ, 2-3 दिन उसको सिर्फ क्लीन और साफ करने में ही जाता था। अब ये सारी एक्टिविटी सॉर्टिंग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। क्योंकि वो सॉर्टिंग ही हो गया ना, उसमें से कंकर निकालना, उसमें से जो धान येलो कलर का है वो निकालना, इट इज दिस एक्टिविटी कॉल्ड सॉर्टिंग। अब ये जो एक्टिविटी हम लोग करते थे पुराने जमाने में, आज की डेट में ये सारा एक्टिविटी वेयर हाउस में, सॉर्टिंग वाला, सॉर्टिंग बोलो, ग्रेडिंग बोलो, पैकेजिंग बोलो, ये सारा एक्टिविटी आज वेयर हाउसिंग परफॉर्म। इसलिए मैंने बोला वेयर हाउसिंग के आज की डेट की जो फंक्शन है वो बहुत इलेबरेट हो चुके हैं। पुराने जमाने में वेयर हाउसिंग की इतनी जरूरत नहीं हुआ करती, बिकॉज डायरेक्टली प्रोडक्ट फार्मर से परचेस करने के बाद वो रिलीज हुआ करता था। आज की डेट में डायरेक्टली जब होलसेलर परचेस करता है तो उसके अंदर ग्रेडिंग करता है, सॉर्टिंग करता है, पॉलिशिंग। आज अलग अलग किस्म के चावल आते हैं दुकान में, इंडिया गेट का आता है, बासमती आता है, ये सब आता है कि नहीं?
अलग अलग राइस का अलग अलग क्वालिटी है, यस और नो? तो राइस को कुछ आप सुरती कोलम देखोगे, जो आपके घर पे नॉर्मली 70% लोग वही खाते हैं मुंबई में। बासमती देखो तो उनको पॉलिश किया जाता है राइस। राइस पॉलिश होके आता है, तो राइस पॉलिश होके कहाँ पर आता है? फार्मर खुद पॉलिश करता है क्या? सॉर्टिंग फार्मर खुद करता है क्या? नहीं। आपके हर हर यहाँ पे जितने भी सब बैठे हुए लोग हैं ना, सबके घर में गांव में खेत डेफिनेटली रहेगा, और सबको ये चीज मालूम है, सबको ये चीज मालूम है। क्या हुआ? और तुम लोग को, मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम लोग को क्यों पर्दा मतलब साइड में निकाल के रखते हो? एवरी टाइम व्हेन आई सी ना, यही लेक्चर में ना उधर से तेरे को बाहर जाके बैठना है। नहीं ना, अभी जाके बैठना है? नहीं ना, बैठना है तो वो भी फैसिलिटी बेटा मैं प्रोवाइड करता हूँ। तेरे को बैठना है तो करते, यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाने का रास्ता है। तेरे को बैठना है तो ऐसा नहीं। क्या रे, ज्यादा इंटरेस्ट है उधर तो एक सामने वाले बिल्डिंग में अकेले मुझे लगेगा थोड़ा, क्या है क्या उधर? सही है ना, मैं भी इंसान ही हूँ भाई। चलो, इन लोगों का क्या है ऑनलाइन सुनो, पॉइंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसलिए आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पढ़ने इसके अंदर हम लोग को। एक फंक्शन ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउसिंग के काम क्या होते हैं, और टाइप ऑफ वेयरहाउस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले थोड़ी तो हम लोग को एकदम समझना है कि वेयरहाउसिंग में काम क्या होता है। सर वेयरहाउसिंग में एक काम नहीं होता कि हम लोग को अगर आज बोला जाए ना वेयरहाउस, तो हम लोग इतना ही याद है वेयरहाउसिंग में स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स से एक एक्टिविटी हो गया, बट बहुत सारा नंबर ऑफ एक्टिविटी हो रहा है। सॉर्टिंग हो रहा है, ग्रेडिंग हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, पॉलिशिंग हो रहा है, ये सब काम पर एक्टिविटी हो रहा है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर जब सामान रिलीज करता है और होलसेलर जब परचेज करता है, तो होलसेलर ना ये सारा एक्टिविटी करता है। जैसे कि आप देखो चावल, अभी आपको तो मालूम है किसान तो पैक करके तो नहीं बेचता रहेगा। अभी आज मार्केट में बासमती, इंडिया गेट, अलग 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 किस्म के बासमती राइस आते हैं, बिरयानी के राइस आते हैं। क्या उसको पॉलिशिंग कहाँ होता है? उनके ऊपर पैकेजिंग करना, डिजाइनिंग करना, ये सब कहाँ होता है? लेबलिंग करना कहाँ होता है? अचार की बोतल आती है तो अचार की बोतल मतलब हम लोग बनाते समय तो नहीं लगाते उसके ऊपर पैकेजिंग और लेबलिंग, तो ये सब एक्टिविटी परफॉर्म होता है। ये सारा एक्टिविटी कहाँ पर परफॉर्म होता है बेटा? तो हम लोग, मैंने जो पूरा इलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, ये सारा जितना भी 5 6 7 8 एक्टिविटी मैंने बोला, इन्हीं को हम लोग को पॉइंट वाइज पढ़ना है। दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन ओनली। मतलब मैंने शॉर्टकट में पूरा क्वेश्चन को डिस्क्राइब डिफाइन कर दिया आप लोगों को। पढ़ना क्या है? तो पढ़ना क्या है सर? वेयरहाउसिंग के फंक्शन। तो पहले मीनिंग क्या है? वेयरहाउसिंग, दिस एक्टिविटी इज कंसर्न एंड इट्स रिलेटेड टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स, फुल स्टॉप। Preserving goods and protection of goods from which? From sunlight, from wind, from air, etc. etc. तो ये प्रोटेक्शन देता है ना वेयरहाउस। सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है, फ्लड से प्रोटेक्शन देता है, विंड से प्रोटेक्शन देता है, और क्या करता है? सो दे प्रिजर्व एंड स्टोर द गुड्स from the date of consumption of production to the date of consumption। मतलब प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच का जो गैप है, इन दैट गैप दे विल फिल दैट गैप, मतलब स्टोर करके गुड्स को। ये पूरा 4 या 5 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन था जो मैंने डिस्क्राइब किया। और फंक्शन के अंदर पहला पॉइंट क्या है? हो गया, समझना है। अभी देखो, अगर टेक्स्ट बुक वाला भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, ये पढ़ना जरूरी नहीं, थोड़ा दिमाग में डालना जरूरी है। तो आपको पहले कुछ चीजें है ना ओसी में सेपरेटली, स्पेशली ओसी में आपका क्या काम आएगा मालूम है? कि आपका लॉजिक काम आएगा। आप कितना भी रट्टा मारो, पूरा टेक्स्ट बुक याद नहीं रख सकते। आप कंसेप्ट याद रखो। अब थोड़ा सा समझ में आया वेयरहाउसिंग, और पॉइंट पढ़ने के बाद समझ में आया वेयरहाउसिंग में पहला पॉइंट क्या दिखा है? स्टोरेज। अब स्टोरेज का मतलब अभी हम लोग को मालूम है, वेयरहाउसिंग के अंदर क्या होता है? गुड्स को स्टोर और प्रिजर्व करके रखते, यही होता है ना। अंदर क्या इसके अलावा लिखा रहेगा? देखो पढ़ के,
दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। कुछ नहीं था इसमें, उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन को लंबा किया। हम लोग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ एक दो पॉइंट थोड़ा ऐड करे। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। ये 7 पॉइंट में आप सब एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो। ओके, कंटिन्यू करोगे। Surplus commodity which are not needed immediately can be stored in a warehouse. They can be supplied at the time when needed to the customer. मैंने अलग अंदाज में बोला है, इन्होंने अलग अंदाज में बोला। मैंने भी तो वही बोला था ना। वेयरहाउसिंग में क्या होता है, गुड्स को स्टोर करके। मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में क्या बोला था, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन टू द डेट ऑफ कंजम्पशन। बराबर ना, मैंने ऐसे बोला था, उन्होंने भी वही लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, वेयर हाउसिंग में गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है और इट विल बी रिलीज, ये कब बेचा जाता है, व्हेन नीडेड टू द कस्टमर। वही लिखा है, समझ में आया ना। तो एक्सप्लेनेशन हर टेक्स्ट बुक का देखोगे तो अलग अलग रहेगा। अपने को मेन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब ये पॉइंट मैं तुम लोग को बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंगो का लेते हैं, थोड़ा सा अपने को अच्छा लगता है, क्योंकि आप जितने भी फ्रूट्स देखोगे ना यहाँ पर आते हैं मार्केट में, वो आई थिंक सारे सीजनल होते हैं। हर सीजन में, जैसे कि अभी मुझे लगता है बारिश के बाद जो विंटर आता है तो एप्पल और ग्रेप्स, द्राक्ष, ये ज्यादा मिलता है, दिखाई देता है। ये तो आज देखो, आज ज्यादा नहीं दिखते हैं, अंगूर नहीं दिखते ना मार्केट में, क्योंकि सीजनल है। जैसे विंटर आना चालू हो जाएगा, एप्पल आना चालू हो जाएगा, ग्रेप्स आना चालू हो जाएगा। और थोड़ा सा जाओगे देखो, अभी मुझे लगता है कि संतरा वंतरा तो ऑल सीजन दिखता है मार्केट। संतरा वंतरा तो ऑल सीजन दिखता है मार्केट। तो लेकिन पॉइंट क्या मालूम है क्या, प्राइस स्टेबलाइजेशन का पूरा ध्यान रखो। वेयरहाउसिंग की वजह से गुड्स के प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। पॉइंट ऐसा है। हाउ, अभी दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू गाइस। अगर मैंगो मुझे विंटर में खाने का मन कर, मेरा समर में मैंगो का प्रोडक्शन आता है, आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये साल भी मैंगो आते हैं, वो तो आई थिंक मई, अप्रैल में, जून में ज्यादातर उसका सेलिंग होता है मैंगो का। ओके, तो विंटर में अगर किसी को मैंगो खाने का मन किया तो मैंगो मार्केट में मिलेगा सेम प्राइस पे, क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाएगा, मैंगो मार्केट में अवेलेबल मिलता है नहीं। और जब भी हम लोग को अगर किसकी वजह से मिलता है, वेयर हाउसिंग पे, क्योंकि जब स्टोर करके रखेगा तभी तो व्हेनेवर इट इज नीडेड मुझे मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, जो चीज का स्टॉक मार्केट में ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता ना, उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा रहती है। एक चीज आपको याद रखना, और ये सिखाने वाली बात नहीं है, एवरीवन नोज दैट। जिनका सप्लाई कम होता है, जिस गुड्स का सप्लाई मार्केट में कम होता है, उसकी प्राइस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में स्टॉक ही नहीं है। अगर मुझे मैंगो खाना है, मैंगो का प्राइस देखो क्यों ज्यादा मिलेगा मुझे विंटर में, क्योंकि मार्केट में स्टॉक अवेलेबल नहीं है। लेकिन वेयर हाउस क्या करता है, वेयर हाउस प्रोडक्ट के प्राइसेस को स्टेबल रखता है बाय स्टोरिंग ऑफ गुड, एंड व्हेनेवर नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर इट विल बी रिलीज टू द मार्केट। इसलिए प्रोडक्ट के प्राइसेस स्टेबल होते हैं। जैसे कि ओनियन, स्पेशली ओनियंस का प्राइस हमेशा स्टेबल क्यों होता है, क्यों 19 बीच बीच में वो ब्लैक मार्केट वाला कंसेप्ट इसमें मत घुसाना। ब्लैक मार्केटिंग वो अलग होती है कि जानबूझ के कोई स्टॉक को होल्ड करके रखेगा और पैसे कमाने के लालच में उसको रिलीज नहीं करेगा, जब प्राइस बढ़ती है तब रिलीज करेगा। वो एग्जांपल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ओनियन को स्टोर करके रखते हैं और मार्केट में कंटिन्यूसली और रेगुलर सप्लाई, रेगुलर सप्लाई किसकी वजह से होता है मालूम है, गुड्स का, बिकॉज ऑफ वेयर हाउस। गुड्स का जब रेगुलर सप्लाई होगा तभी तो प्राइस स्टेबल होगी। अगर सप्लाई बंद हो गया तो बेटा प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट के प्राइस को स्टेबल रखता है कौन, मेरा। क्योंकि जैसे प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स को स्टोर किया जाता है और मार्केट में रेगुलर सप्लाई किया जाता है। अगर गुड्स को स्टोर ना किया जाए और अगर सप्लाई रेगुलर ना हो, प्राइसेस बढ़ेंगे। ओनियन आज 20 रुपए 30 रुपए नहीं 300 रुपए किलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप स्टोर करके नहीं रखोगे तो रिलीज कैसे करोगे, बराबर ना। जैसे मार्केट की नीड है, रिक्वायरमेंट है, होलसेलर क्या करता है, स्लोली स्लोली रिलीज टू द मार्केट। ओके, पॉइंट नंबर
चलो अभी वेयर हाउसिंग अपने को रिस्क से भी बचाता है। अभी कौन से रिस्क होते हैं मैं बताऊं। नॉर्मली आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो, उसके बेनिफिट है। अगर मैं फार्मर हूं तो मुझे किस किस चीज का रिस्क है। इफ आई एम अ फार्मर तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व इन माय प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट में, मेरे सामान में क्या क्या रिस्क है। पहला क्या रिस्क है बोलो। हाँ, मुझे रिस्क क्या क्या है। इफ आई एम अ फार्मर, what kind of risks are involved in my goods, in the selling of goods. Pahla, I don't have a place to store. I don't have money to pay the charges for a warehouse. These are the risks. Basic risk है ना ये। मैं गरीब किसान हूँ, गरीब किसान के पास खुद का वेयरहाउसिंग नहीं होता, तो मुझे हायर करना पड़ेगा किसी ना किसी का, उसके लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। बेसिक है ना। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, पहला पॉइंट। मुझे मौसम का रिस्क है, नेचुरल कैलामिटीज का। सनलाइट की वजह से मेरा गुड्स खराब हो सकता है, रिस्क है। फ्लड की वजह से मेरा गुड्स खराब हो सकता है, रिस्क है। मेरे सामान देखने के बाद इस साल अनाज बहुत अच्छा आया, यहाँ पर बैठे हुए 3-4 लोगों के नियत खराब हो गई, चोरी कर सकते हैं, चोरी हो सकता है, थेफ्ट। पांडे, आप प्लान बना लिया बेटा कैसे चुराना है। बात चल रही है बेटा, धूम 4 में तेरे को लेने के लिए बोल दूंगा मैं। चोरी का अगर किसी को एक्सपीरियंस रहेगा तो प्लीज शेयर विथ मी। धूम 4 आने वाला है तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। कितने इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उन लोगों के पास, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ हाँ, पर हाँ, अब चलो एक गेम खेलते हैं बाबू। गेम गेम खेलेंगे, कौन कौन खेलेगा गेम। एक ना बोल रहे गेम खेलेंगे। चलो, अरे जबरदस्ती का गेम है, खेलना पड़ेगा। सब लोग ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गए। तो गेम के रूल्स मालूम है सबको। हाँ, तो अभी फिलहाल यहाँ से ऑनवर्ड नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, तो ऑनवर्ड if I find anyone to talk to each other, so according to and as per the rule, he will be outside. वो अभी your time is start now. चलो, तो रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। प्रोडक्शन के टाइम पे फ्लड का, स्टोर का, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स का, चोरी थेफ्ट का, ये सारा रिस्क है। अब ये सारा रिस्क किसके वजह से कम होता है, वेयरहाउसिंग। So that's why they said that warehousing is a bearing the all kind of risk. bearing मतलब सफर करना। वेयरहाउसिंग के वजह से ये रिस्क थोड़ा हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। If you want an explanation from the textbook that I am going to read also, when the goods are stored in a warehouse, they are exposed to the many risks in form of theft and deterioration, fire, etc. The warehousing are constructed in such a way that minimize this risk. अच्छा, नॉर्मल ये सारे रिस्क होते हैं, बट वेयरहाउसिंग के वजह से ये सारे रिस्क हो जाते हैं। वही तो लिखा है, warehouse keeper has to take the reasonable care of goods and safeguard them against the various risks. जो जिसका warehouse है, warehouse keeper, he takes all the risk, he bear all the risk and protect the goods from the all risks. Simple. और चलो, उसके नीचे एक दिया हुआ है पॉइंट फाइनेंसिंग। नाउ अच्छा, पॉइंट क्या लिखा है मालूम है, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि इट्स नाउ 3 पॉइंट समझ में आए फंक्शन के अंदर। पहला पॉइंट था सर स्टोरेज ऑफ गुड्स, दूसरा पॉइंट था स्टेबलाइज प्राइस, वेयर हाउसिंग के वजह से गुड्स के प्राइस मार्केट में स्टेबल होते हैं, नॉट टू हाई नॉट टू लो। नाउ तीसरा पॉइंट था वेयर हाउसिंग बेयर ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क। नाउ पॉइंट नंबर 4, फाइनेंस। I'm a poor farmer. I don't have that much of money to start my own warehouse, right? पैसा नहीं है, वेयरहाउस सब अच्छी। मेरे पास कौन वेयरहाउस परचेस करेगा मालूम है, 2 चीजें। एक, इंडिया में 2 टाइप के फार्मर है, एक पुअर है और रिच फार्मर। अब हु विल बाय द वेयरहाउस मालूम है कौन? सीधा सिंपल है यार, जिनके पास खेत ज्यादा है, जिनकी खेती बहुत ज्यादा होती है, वही रिच फार्मर। He can afford to buy the warehouse. सीधी सी बात है ना।
मेरा बहुत, क्योंकि गांव में खेत सबके पास है, लेकिन सबके पास बहुत ज्यादा या बहुत कम ऐसे खेत होते हैं, राइट? तो वेयर हाउसिंग कौन बाय करेगा मालूम है? जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत ज्यादा खेती में प्रोडक्शन होता है, वही फार्मर वेयर हाउसिंग परचेस करेगा. नाउ if suppose if I want to buy the warehouse, I don't have that much of finance to buy the warehouse. Now what to do? The government is opting and giving you loan as a finance to purchase the and construction of warehouse. अपने को लोन मिलेगा वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए. किससे मिलेगा? गवर्नमेंट से मिलेगा. देखो, loan can be raised from the warehouse keeper from the financial institute against the goods stored by the owner. मुझे अगर वेयरहाउसिंग कंस्ट्रक्ट करना है, गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करके रखना है, तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस आई कैन बाय द लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट और आइदर आई कैन बाय द लोन फ्रॉम द एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लोन देते हैं. Goods act as a security for a warehouse keeper and financial institution. In this manner, warehouse act as a source of finance for a businessman for a meeting business operation. तो एक प्रकार का warehousing is a source of finance for a businessman also. Now, point number 5, ये मैंने आपको बताया था. देखो वहां पे लिखा हुआ है ग्रेडिंग एंड पैकिंग. ग्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था गुड्स को सॉर्ट आउट करना, मतलब सॉर्टिंग करना, दैट्स कम अंडर द ग्रेडिंग. और पैकिंग का मतलब होता है, अभी चावल तो ऐसे तो थैली में तो आता नहीं है, उसके लिए दुकान में आप देखोगे अच्छा खासा प्लास्टिक पे पैकिंग किया रहता है, उसके ऊपर डिजाइनिंग किया रहता है, बराबर है कि नहीं? क्यों पैकिंग किया जाता है? पैकिंग मेक्स अट्रैक्टिव द प्रोडक्ट, है ना? पैकिंग से प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है. तो ग्रेडिंग समटाइम्स ना होलसेलर ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ग्रेडिंग का और पैकिंग का. वही लिखा हुआ है देखो, वेयरहाउस नाउअडे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ अ पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग. Goods can be packed in a convenient size as per the instruction of the owner. 1-1 किलो का, 2-2 किलो का पैकिंग. दुकान में शक्कर वक्कर खाते हो ना कभी, तो शक्कर का पैकिंग आता है ना, कोई भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे इंस्ट्रक्शन देगा ओनर, उस हिसाब से उसका पैकिंग किया जाता है. ये भी एक्टिविटी अभी वेयरहाउसिंग में ही हो. ये भी एक्टिविटी, मतलब कौन सा? ग्रेडिंग पैकिंग का एक्टिविटी कहां परफॉर्म किया जाता है? और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ वेयरहाउस. Transportation. Warehousing can provide the transportation facility in a bulk deposit. It collects the goods from the place of production, also send the goods of place of delivery. क्या लिखा है मालूम है क्या? Now, अपने गांव में सब लोगों को मालूम है कि ज्यादातर लोग, किसान लोगों के पास खुद का गाड़ी नहीं होता. ये सर, गाड़ी रहते तो खेती नहीं करते वो लोग. तो गाड़ी नहीं होता तो फिर सब भाई, जो मैंने खेती में जो प्रोडक्शन किया ना, आई हैव टू सेल दैट प्रोडक्शन. तो जो वेयरहाउस कीपर है, जैसे सपोज इफ आई एम अ वेयरहाउस कीपर एंड आई एम अ होलसेलर, तो मैं एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. कौन सा मालूम है क्या? आई विल परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड आई डिलीवर द गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो वेयरहाउस कीपर इज सच अ काइंड ऑफ फैसिलिटी also provided. Transportation facility is provided by the warehouse keeper. Nowadays जिनके वेयरहाउस है वो लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. वो लोग किसान के खेत में से प्रोडक्शन से लेते हैं सामान और डिलीवर्ड करते हैं कंज्यूमर तक. So nowadays warehouse keeper is also providing transportation facility to the farmers. They are purchasing goods from the place of production and delivered the goods to the place of consumption. Explain. Warehouse create a time utility. अभी ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. And transport create a place utility. अब कैसे वो आपने देखा. टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब हाउ दे आर प्रोवाइडिंग टाइम यूटिलिटी. ये अपने इकोनॉमिक्स में मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. टाइम यूटिलिटी का मतलब, टाइम यूटिलिटी का, सी वेयरहाउसिंग कैसे टाइम यूटिलिटी क्रिएट. वेयरहाउसिंग क्रिएट अ टाइम यूटिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी. कैसे? तो अरे बहुत ऑब्वियस है. दे आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड दे रिलीज द गुड्स एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन. तो बीच का जो समय होता है, वो समय में गुड्स कहाँ स्टोर होता है? वेयरहाउस. दैट्स व्हाई वेयरहाउस इज क्रिएटिंग अ टाइम यूटिलिटी.
How transport create a place utility? One goods can be transferred from one place to another. समझ में आया ना? That's why transport create a place utility and warehousing create a time utility. Time utility का मतलब होता है प्रोडक्शन के वक्त से लेकर कंजम्पशन तक जो बीच का जो समय होता है वो गुड्स कहाँ स्टोर होता है? वेयरहाउस. That's why warehouse create a time. Next. Last one, processing. Certain commodities are not consumed in the form of they are produced. Processing is required to make a consumable. ये मैंने आप लोगों को बताया. कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है ना, किसान ने आज राइस का प्रोडक्शन किया, डायरेक्टली घर पे लेके आया और खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना. मतलब क्या लिखा है उन्होंने? प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन तक बहुत सारा एक्टिविटी होता है. अभी मैंने तो वो बोला, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर चाहिए तो ऑयल सीड से बनता है. कौन से? अभी आप जो भी आप ऑयल कंजम, आप यहाँ पे दो तो सिंगदाना भी खाते हैं, राई का भी खाते हैं. ऑयल दो प्रकार के होते हैं. अब ऐसा तो नहीं राई घर पे लेके आया और सिंगदाना घर पे मिक्सर पे लगाया और ऑयल निकाला, आज मैं भजिया खाएगा, तो सिंगदाना लेके आया, मम्मी बोलेगी उसका ऑयल निकालेंगे, उसके बाद भजिया खाएंगे. ऐसा तो है नहीं ना. अच्छा, तो इसका मतलब ये तो मालूम है कि जो एक ही लेते एग्जांपल सिंग तेल का, सनफ्लावर का भी आता है, बहुत सारे अलग अलग है, आपने को एक ही चाहिए. अच्छा, सिंग तेल आता है दुकान में. अब सिंग तेल का ऑयल निकलता है, तो जब फार्मर प्रोडक्शन करता है सिंग का, तो खुद ही का भी ऑयल नहीं बनाता ना. बराबर है कि नहीं? वो नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द अनदर प्लेस. अब ये वेयरहाउसिंग में एक्टिविटी परफॉर्म होती है. कौन सी? प्रोसेसिंग है. ऑयल का जो प्रोसेसिंग होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, उसका प्रोसेसिंग एक्टिविटी का होता है, ये भी वेयरहाउसिंग में. मतलब सिंग से सिंग तेल बनाने का प्रोसेस, तो वही ये एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म होती है, और पॉइंट भी वही लिखा है, प्रोसेसिंग. समटाइम्स गुड्स आर नॉट रेडी इन फॉर्म ऑफ फॉर कंजम्पशन. मतलब कंजम्पशन के लिए समटाइम जब प्रोडक्शन होता है, दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, तो उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेसिंग की जरूरत होती है. और वो जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग होता है वो होता है सारा का सारा प्रोसेस इन अ वेयरहाउस. उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, पैडी इज पॉलिश, फ्रूट्स आर रिपन. मतलब जूस पीते हैं, फ्रूट्स का जैम खाते हो, ये सर ये सब एक्टिविटी कहाँ पर होता है? पॉलिशिंग का होता है. अनाज राइस, मैंने तो बोला राइस के ऊपर पॉलिश होता है, ग्रेडिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, ये सब एक्टिविटी परफॉर्म का होता है. हाँ, हमारे टाइम मैंने जो मुझे पता है कि जब मेरी मम्मी, मैं जब छोटा था, तब जब चावल रेशनिंग दुकान से लेके आते थे तो उनका 3-4 दिन वो साफ करने में चला जाता था. ठीक है, वो हमारे टाइम दो टाइप के राइस आते थे, एक पॉलिश वाला आता था, एक अनपॉलिश वाला आता था. तो रेशनिंग ऑफिस में जो मिलता था वो अनपॉलिश हुआ करता था. तो मतलब 2 रुपए किलो में वो लोग उस समय, अभी भी देते 2 रुपए किलो में. तो वो अनपॉलिश होता है. तो ऐसे तो नहीं घर पे आके पॉलिश करते, लेकिन इतना तो करते थे कि उसको साफ सफाई करने के बाद, उसको सॉर्ट करने के बाद एक डब्बे में भरा जाता था और उसको जैसे जैसे चाहिए वैसा हम लोग नीड एज पर नीड एंड कंजम्पशन हम लोग यूज करते थे. बट नाउअडेज ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म होता है वेयर हाउसिंग में. दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेसिंग. और ये 8 पॉइंट अपने यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और इसी के चलते अपना ये वेयर हाउसिंग का फंक्शन खत्म हो गया. 2 मिनट रीड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है हम लोग का, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग. जैसे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग हो जाएगा ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा. अभी है एक पोस्ट ऑफिस वाला है क्या रे? जितना मुझे याद है कम्युनिकेशन तो डिलीट किया है. हाँ, तो नहीं है. गेम है, गेम एक्टिव है. अपन जो गेम खेल रहे हैं ना वो एक्टिव है, डिजेबल नहीं हुआ है. लास्ट बेंच, येलो शर्ट. हाँ, गेम अभी तक एक्टिव है बेटा. भूल गया था क्या थोड़ी देर के लिए? यू ऑल्सो. हाँ. हाँ, क्यों क्यों मतलब क्या जरूरत है ये बात करने की?
नहीं बात कहाँ कर मैं क्या बात कर रहा था? अरे सर क्या बात, अरे वो तो मैं कितने बचपन से नहीं किया हूँ सर, भूखा है क्या? खड़े खड़े एड़ा बना रहे। चलो लास्ट बेंच, सब लोग खड़े हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स है भाई? 7 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 ऑल पीपल विल स्टैंड अप फ्रॉम यू स्टार्ट। बैठो, हमें जैसे एक पॉइंट आएगा मैं सबको खड़ा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नाउ टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब समझ में आया? वेयर हाउसिंग एक गोडाउन होता है जहां पर गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन, बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, सनलाइट से। वेयर हाउसिंग गिव्स द प्रोटेक्शन टू द गुड्स। नाउ सर, कितने प्रकार के वेयर हाउस? अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। तो हम लोग को वही पढ़ना है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। सो फर्स्ट टाइप इज से प्राइवेट वेयर हाउस। स्टैंड अप, रीड एंड एक्सप्लेन। One by one, don't make any consumption of time. Stand up, read and explain. And voice should be little bit louder. ए, ए, अंदर रीड करना नहीं बोला है, मन के अंदर नहीं रीड करना है, मन से बाहर निकल और आवाज गले के बाहर आनी चाहिए। हाँ हो गया। ओके, अब क्या पढ़ा तूने, थोड़ा सा हमें भी बताइए, क्या होता है ये प्राइवेट वेयर हाउस? हाँ बेटा बोलो। पढ़ लिया ना? पढ़ा ना तूने अभी? तो जस्ट एक्सप्लेन कर, एक एक लाइन में बता कि, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, व्हाट इज द प्राइवेट वेयर हाउस? ओ हीरो, एक्सप्लेन करो। चलो, नहीं आ रहा है समझ, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे देख मत, बोलो। तो पढ़ लिया, क्या किया बोल? चलो ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। खड़े रहे तू। दो लोग हैं, पहले सिंपल, अपन पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से देता हूँ। नाउ आपका नाम क्या है? आदित्य, बराबर है? फीलिंग। अच्छा, ये जो पर्सन है आदित्य, इसके पास व्हीकल है, कार है, ठीक है? एक्चुअली देखा जाए ना, तो उसके पास एक कार नहीं है, उसके पास दो कार, ठीक है? नाउ सिंपल समझ लो, एक जो कार है इसने खुद के लिए ही रखा है, मतलब खुद के लिए इन द सेंस, कहीं उसको जाना है, ऑफिस में जाना है, काम करना है, तो वो खुद ड्राइव करता है और खुद लेके जाता है। दैट इज योर प्राइवेट हो गया ना? कार किसकी है? चलाता कौन है? ओनर कौन है? लेकिन वो किसी और को देता है चलाने के लिए, वो खुद के लिए रखा है। दूसरी गाड़ी है, दो गाड़ी है उसके पास, बोला ना मैंने? दूसरी जो कार है वो क्या करता है? रेंट पे देता है।
अगर किसी को, जैसे यहाँ पर अगर किसी को अभी महाबलेश्वर जाना है, माथेरान जाना है, या नासिक जाना है, घूमने जाना है, गाड़ी चाहिए, अपने पास है नहीं, पब्लिक है ना अपन, अपने पास है गाड़ी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गाड़ी लेंगे और इसको जो भी 1 दिन का या 2 दिन का जो गाड़ी का भाड़ा होता है वो उसको पे करें। मतलब शॉर्टकट में मुझे क्या बोलना है, इसके पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी वो खुद के लिए यूज कर रहा है और दूसरा गाड़ी है वो पब्लिक को यूज करने दे रहा है, लेकिन पब्लिक को फ्री में दे रहा है यूज करने के लिए नहीं, पब्लिक को उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा, कॉस्ट देना पड़ेगा, चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यही होता है भाई प्राइवेट वेयर हाउस एंड पब्लिक वेयर हाउस। ये दोनों वेयर हाउस किसके होते हैं, एनी बिजनेसमैन और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल। मैं मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे पास 2 वेयर हाउस है। एक वेयर हाउस, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे भारत में 2 अलग अलग प्रकार के किसान है, रिच भी है और पुअर भी है। अब वो जिसके पास खुद का, मतलब मेरे जो खेत है ना बहुत ज्यादा है, मेरी खेती में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो मैं किसी का रेंट आउट क्यों लूं, मैंने खुद का वेयर हाउस बनाया, मेरा जो सामान खेती से निकलता है, गुड्स जो खेती से निकलता है उसको मैं अपने ही गोडाउन में स्टोर करके रखता हूं, आई डोंट हैव टू पे एनीवन। मैं रिच फार्मर हूं, आई हैव परचेस माय ओन वेयर हाउस, मैंने अपना खुद का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, आई एम इंडिविजुअल, आई कैन बी इंडिविजुअल, आई कैन बी ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब मैं, मेरी कंपनी भी हो सकती है और मैं इंडिविजुअल भी हो सकता हूं, कोई भी, लेकिन वो जो वेयर हाउस है दैट आई एम यूजिंग फॉर माई ओन पर्पज, नॉट फॉर एनीवन, मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं ना, क्यों, मेरे पास खुद का वेयर हाउस है, मैं अपने ही वेयर हाउस में अपना ही सामान रखेगा, क्योंकि मेरे पास इतना अनाज प्रोड्यूस होता है तो मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, कंजम्पशन तक आया ना, तो किसी के वेयर हाउस में जाके रखने से अच्छा मैंने इतनी सारी जगह में थोड़ी सी जगह में खुद का वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन किया और उसे हम कहते हैं प्राइवेट। जैसे इसके पास खुद का गाड़ी है, ये गाड़ी किसी को देता नहीं है भाड़े पे, यस, ये खुद चलाता है, तो दैट्स प्राइवेट। आपके अगर आपका मोबाइल है वो सार्वजनिक है, खुद ही यूज करते हो ना, ओके। अब पब्लिक वेयर हाउस, अब मैं उस वेयर हाउस का मालिक हूँ, ये जो इधर का जो वेयर हाउस है, ये मैंने क्या किया है, इतने सारे जो किसान है ना, ये सब किसान भाई है, इनके लिए मैंने कुछ अच्छा काम करने का सोचा है, तो मैंने अपने लिए भी एक वेयर हाउस बनाया और एक बाजू में लग के और एक वेयर हाउस मैंने बनाया। आई कैन बी एनी इंडिविजुअल, आई कैन बी एनी ग्रुप ऑफ पर्सन, आई कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों में हो सकता है, मैं कोई भी हो सकता हूँ। अब मैंने एक और वेयर हाउस क्रिएट किया है, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, उसको कौन यूज कर रहा है, जो पुअर फार्मर्स है, जो मैन्युफैक्चरर है, दोज हु लाइक टू स्टोर द गुड्स इन माय वेयरहाउस, दे मोस्ट वेलकम, बट फोकट में नहीं, फोकट में नहीं। आपको अगर खुद का वेयरहाउस नहीं परचेस कर सकते ना, सही बात, सही है, ठीक है, लेकिन आप मेरा वेयरहाउस यूज करो, मैंने तुम लोग के लिए बनाया है, तुम सारे लोग पब्लिक हो, जनता के लिए बनाया, आप मेरे वेयरहाउस में आपका सामान स्टोर करके रखो और बदले में मुझे क्या पे करो, यू हैव टू पे मी द कॉस्ट फॉर द सेम। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों भी किसके हो सकते हैं, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी बिजनेसमैन, इट कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट आई एम यूजिंग फॉर माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट, आई एम यूजिंग फॉर अदर पब्लिक, दैट्स कॉल्ड अ पब्लिक। डिफरेंस अंडरस्टूड, बोथ अंडरस्टूड, हाँ, बैठ जाओ बेटा, पांडे जी प्लीज स्टैंड अप। सर जी आप थोड़ा बॉन्डेड वेयर हाउस हमें पढ़ के बताइए प्लीज, बातें तो बहुत करते हो, आज बॉन्डेड वेयर हाउस बताओ। थोड़ा आवाज ऐसा होना चाहिए कि नीचे तक वो डोसा वाला 2 डोसा इधर लेके आना चाहिए, मतलब इतनी आवाज में ताकत होनी चाहिए तेरे। यस, पांडे, फुल स्टॉप नाम की कोई चीज होती है, लाइक फुल स्टॉप नाम की कोई चीज होती है, वो चीज को थोड़ा याद रखना। हाँ, वापस से, हाँ, वापस
that it is not how the goods be received without the consent of the customer. रुको भैया रुको, अब इधर तक इसने पढ़ लिया, 4 लाइन हो गया। ये 4 लाइन में हमें क्या सीख मिली है, मतलब क्या पढ़ा हम लोग ने भाई? बॉन्डेड, पहले सिंपल सिंपल बात करते हैं। बॉन्डेड वेयरहाउस नॉर्मली किसके कंट्रोल में होता है? ये लाइसेंस लेंट आउट कौन करता है? गवर्नमेंट। नॉर्मली ये चलाता कौन है? कस्टम अथॉरिटी, कस्टम। अच्छा, नॉर्मली ये वेयरहाउस होता है कहां पर? जहां से गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब समझ में आया? इंपोर्ट को, इंपोर्ट का मतलब होता है बाइंग गुड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री। जैसे एग्जांपल, आई एम अ बिजनेसमैन, आई वांट टू सेल टेलीविजन एट मुंबई। मुझे टेलीविजन मोबाइल मुझे बेचना है, लेकिन जो मोबाइल में आपको जैसे कोई भी कंपनी का नाम ले लो, विवो, विवो प्रोडक्शन मान लो, अज्यूम करो विवो का प्रोडक्शन मुंबई में होता नहीं या भारत में होता नहीं। आई एम बाइंग दैट मोबाइल फ्रॉम चाइना और आई एम बाइंग दैट मोबाइल फ्रॉम जापान। अब वो जब मेरा सामान शिप से या एयरपोर्ट से, हवेवर जैसे आने दो, दोनों में से एक शिप से आ रहा है, शिप से माल जब मेरा अनलोड होगा, इमीडिएटली आई कैन नॉट रिसीव द गुड्स। अब बात समझे, प्रोसेस जो उन्होंने पढ़ा ना वही मैं बता रहा हूँ। कोई भी बिजनेसमैन जब सामान किसी चीज का इंपोर्ट करता है तो इमीडिएटली ही कैन नॉट रिसीव द गुड्स। अरे मेरा सामान है, मैंने परचेज किया, मेरे को मिलना चाहिए। हाँ आपको मिलेगा, बट फॉर दैट यू नीड टू पे द नेसेसरी चार्जेस। किसको पे करना पड़ेगा? कस्टम अथॉरिटी को मुझे चार्जेस पे करना पड़ेगा। किस चीज का? जब शिप से सामान अनलोड होने के बाद दे आर स्टोर द गुड्स इनटू द वेयरहाउस, दैट वेयरहाउस इज कॉल्ड अ बॉन्डेड वेयरहाउस। समझ में आया? बॉन्डेड वेयरहाउस का मतलब होता है जब बिजनेसमैन गुड्स को इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने के बाद वो गुड्स को कहीं तो पोर्ट वाले, बंदरगाह वाले या फिर कस्टम अथॉरिटी वाले उसको स्टोर करके रखते हैं वेयरहाउस में, एंड दैट वेयरहाउस इज कॉल्ड अ बॉन्डेड। ये वेयरहाउस किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। इसको चलाने के लिए लाइसेंस कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। इसको चलाता कौन है? कस्टमर। जब तक मैं कस्टम अथॉरिटी को पे नहीं करता तब तक मैं गुड्स कैरी नहीं कर सकता। समझ में? अब कंटिन्यू। समझ में आया? ये क्या लिखा था? जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर सकते हो तब तक सामान को छू भी नहीं सकते हो। आगे बैंड कर दे, पूरा बैंड ही कर दे। अरे बैंड नहीं है, वो बॉन्डेड है। हाँ, क्या लिखा था मालूम है क्या? अगर कोई इंपोर्टर अनेबल टू पे द अमाउंट इमीडिएटली कस्टम ड्यूटी। मेरा सामान आया ना दुबई से, आया ना दुबई से सामान आया, मुझे कस्टम देना पड़ेगा। सर अब मैं देने के लिए रेडी हूँ, इफ एनी इंपोर्टर विलिंग टू पे, बट राइट नाउ आई डोंट हैव। बात समझ में आया? आई एम रेडी टू पे चार्जेस। अभी दुबई से सामान आया, मुझे भी मालूम है चार्जेस तो देने पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट क्या था? इफ इंपोर्टर डोंट हैव राइट नाउ इमीडिएटली अनेबल टू पे द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, so that goods can be stored in a already till the payment make। समझ में आया? जब तक मैं पेमेंट नहीं करता तब तक मेरा सामान कहां पर स्टोर होगा? और उसके बाद का प्रोसेस समझाता हूँ। खत्म हो गया, बैठ जाओ। जब अगर सपोज मैंने सामान मंगाया, इंपोर्टर हूं मैं, गुड्स मंगाया, नाउ आई हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, चार्जेस देने पड़ेंगे ना बेटा। और इफ आई डोंट पे द चार्जेस, ही सेड दैट कि अगर आप चार्जेस नहीं पे करते हो तो चार्जेस पे करने तक आपका सामान कहां स्टोर होगा? अब उसके आगे बुक में नहीं। मैंने सामान में नहीं किया, मैंने कस्टम ड्यूटी नहीं पे किया, मैंने बॉन्डेड वेयरहाउस का भी चार्जेस नहीं पे किया, और वो सामान मेरा उधर ही पड़ा है, तो कस्टमर वालों को तो पैसे चाहिए। कस्टमर वाले क्या करेंगे? न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे देंगे और मिलाव मिलाव होता है, सेल होता है, बोली लगती है, और जिसको चाहिए वो सामान लेके निकल। कस्टम से सामान ऐसे रिलीज होता है, जो लोग कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते। समझ में आया? तो अपने को नॉर्मली न्यूज पूरा मतलब अभी तो आता नहीं है क्योंकि अंदर के अंदर ही सब निपटा डालते हैं। पहले न्यूज़पेपर में इश्तेहार आता था, जाहिरात आती थी कि सो एंड सो गुड्स आर अवेलेबल इन कस्टम अथॉरिटी। जिनको चाहिए तो वो डे टाइम प्लेस फिक्स कर देते, वहां पर इसका निलाम होता था, बोली लगती थी, और उस हिसाब से वो गुड्स मार्केट में रिलीज होती, तो कस्टमर वालों का पैसा निकल जाता था। समझ में आया? बाजू वाला
आप हमें बताइए कि ड्यूटी पेड वेयर हाउस क्या होता है, आप बताइए। हाँ, अब बताएगा थोड़ा बहुत क्या होता है ड्यूटी पेड। चलो जान दो, चलो तो बताएगा तो नेक्स्ट लेक्चर आ जाए। क्या लिखा है स्टार्टिंग में, इफ इंपोर्टर, क्या लिखा है, इफ इंपोर्टर आर फेसेस एनी प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बात समझ में आया? यहाँ पर पेमेंट दिया नहीं है, मतलब ऑलरेडी पेड किया है। मतलब वो पहले वाला कंसेप्ट क्या था कि इफ यू डोंट मेक द पेमेंट ऑफ कस्टम देन योर गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द बॉन्डेड। यहाँ पर स्टोरी क्या थी, ऑलरेडी पेड है, आपने सामान का पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है कस्टम वालों को, लेकिन फिर भी यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रॉब्लम क्यों है भाई, पैसा तो दिया है लेकिन मुंबई बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, हड़ताल चल रहा है, स्ट्राइक पे गई है दुनिया, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट टू डू, तो देन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू ड्यूटी पेड पे। पहले केस में क्या था, बॉन्डेड। बॉन्डेड अगर आपने कस्टम का पैसा नहीं पे किया है तो आपका गुड्स कहा जाएगा, बॉन्डेड में जाए। और ड्यूटी पेड में का डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर गुड्स विल बी ट्रांसफर आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन योर गुड्स विल बी स्टोर इन अ ड्यूटी पेड में, उसका जो भी चार्जेस है आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मली ये सर्विस कौन यूज करता है, सी नॉर्मली ये लास्ट वाले पॉइंट में आपने बोला कि दोज इंपोर्टर आर डूइंग द री एक्सपोर्ट का काम। जैसे कि री एक्सपोर्टर का मतलब होता है एक कंट्री से गुड्स लेना, उसके बाद फर्दर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल गुड्स टू द अनदर कंट्री। समझ में आया? इसको री एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब मैंने इंपोर्ट किया जापान से, उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया किया, पैकेजिंग किया, ग्रेडिंग किया, सॉर्टिंग किया और सेल करेगा चाइना को। तो सर इन दैट केस आई एम लुकिंग फॉर सच वेयर हाउस जो नियरेस्ट है पोर्ट से, बराबर है ना? तो नॉर्मली मैं अपना ट्रांसफर टू द ड्यूटी पेड वेयर हाउस इन केस ऑफ री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बैठ जा बाजू वाला। Hey, क्या बोल रहे हैं? बोल। बोल चुप बैठ। भाई सीधी सी बात है, ये वेयर हाउस है गवर्नमेंट के पास, इसको मैनेज कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो लिखा हुआ है दिस वेयर हाउस आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब इस गुड्स को, इस वेयर हाउस को सपोज एक खत्म हो गया इतना कवर, इस वेयर हाउस को पब्लिक को यूज करना है तो पब्लिक कैन बी यूटिलाइज सच काइंड ऑफ वेयर हाउस, बट फॉर दैट वी नीड टू पे द नेसेसरी चार्जेस। द चार्जेस कंपैरेटिवली वेरी चीप, बहुत कम होता है। बाजू वाला कोऑपरेटिव वेयर हाउस, बोलना सारे तेरे इतना आवाज इतना छोटा है, कह रहे इसका आवाज सच्ची में इतना छोटा है? ओहो, आज ही के गले में तकलीफ हो गई है तेरे। ये भाई
ए बाबू तू बैठ जाए, बाजू वाला तू बैठ। हाँ स्टैंड अप बेटा। तब मेरे को नीचे का पड़ा था, आप पूछेंगे करके, जब एक चीटिंग है, आप पहले आगे का पूछ रहे हो मेरे को। ए बोल स्टैंड अप, कोऑपरेटिव वेयर हाउस स्टैंड अप। फुटेज मत का है, फटाफट बता। नहीं आता क्या, पढ़ने बोला है? नहीं आता, आता नहीं आता, मैं उसमें तो तेरे को पूछा नहीं क्वेश्चन मैंने कुछ। आई सेड दैट रीड ओनली, आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, आई सेड दैट रीड ओनली। जल्दी जल्दी स्टैंड अप। हीरो जल्दी, सब लोग ने रीड किया, कंपल्सन है इसमें जो। स्टैंड अप एंड रीड फटाफट, डोंट वेस्ट माय टाइम, चल। नहीं मालूम है तो, फास्ट फास्ट लिटिल बिट, दो ही पॉइंट है बच्चा, तो जल्दी रीड। पॉइंट नंबर 6 रीड करना है। कर रहे हैं? अरे कहाँ कर रहा है अभी के, इधर तक तो आ रहा है मेरे को आवाज, देखो आवाज आया। चलो बोलो, स्टार्टिंग से, लेट स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, चलो। अरे भाई बोलेगा। अच्छा मैं रीड करूँ, तू मेरे पीछे पीछे बोलेगा। और छोटे छोटे जो बच्चे लोग हम लोग सिखाते हैं, हाँ पोएम पोएम सिखाते हैं। हाँ रीड करने नहीं आ रहा है, है? ऊपर से हंस रहा है, तो रीड भी नहीं कर रहा है, ऊपर से हंस भी रहा है, तो खुद के ऊपर हंस रहा है क्या? अरे यार, वो बेचारे ने तो कोशिश तो किया एटलीस्ट, ही हैज ट्राइड एटलीस्ट, आई सेड दैट ही हैज ट्राइड एटलीस्ट। जल्दी जल्दी स्पीक लिटिल बिट लाउडर। और तू खड़े रहे, खड़े रहे, ए बाबू आदित्य, स्टैंड अप एंड रीड, कोऑपरेटिव, आदित्य के आगे वाला, सॉरी अभिषेक। Traders. Okay. Now first of all, let you understand कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मालूम है ना, पिक किया है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट इनटू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म कर सकता है? मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद आ रहा है? ओके, so now cooperative warehouse will own, manage and control by, normally they are offering these warehouse to the general public, point number 2, but they charge very cheap rate of cost, मतलब जो reasonable cost, मतलब they charges very reasonable cost। normally ये सर्विस कौन यूज करता है? पुअर फार्मर एंड ट्रेडर। क्लियर, खत्म हो गया, बैठ जा। लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला को अभी तू रीड कर दे, लास्ट वाला ही बचा, कोल्ड स्टोरेज। अच्छा एक सेकंड, इसको रीड करने के पहले ही बोल देता हूँ, नॉर्मली मिल्क, फिश, ये बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। अब आपको मालूम है, हम लोग जब खाना, हम लोग जो दूध गर्म करने के बाद हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं उसको? फ्रीज में। वो जो फ्रीज है ना हमारा, इट्स अ स्टोरेज वेयर हाउस ओनली, वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है। समझ में आया? क्योंकि मिल्क को दूसरी जगह पे भी आप रख सकते हो, पतीली में रख के किधर तो कोने में रख सकते हो, लेकिन खराब हो जाएगा, उसको कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द रेफ्रिजरेटर। तो ये वेयर हाउस मतलब हमारा रेफ्रिजरेटर ही है, जिसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बोलते हैं। समझ में आया?
इसको हम लोग आई थिंक मुझे पता, हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग स्कूल में जब आता था, इसको शीतगृह बोलते। आप लोग क्या बोलते हैं, लोग पता। शीत शीत कपट, जब शीतगृह बोलते, कपट क्या होते हैं? ओके, सामान रखने के लिए, ज्वेलरी रखने का उधर कपट। बाबू बोल। कोल्ड स्टोरेज खत्म हो गया, लास्ट पॉइंट। Cold storage warehouse provide facilities for perishable goods, perishable commodities like fruits, flowers, vegetables, dairy products, etc. In cold storage warehouses, goods are stored and refrigerated at very low temperatures as a to preserve them and use them in future. International trade has become possible due to this. देखो सिंपल है, नॉर्मली कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस कैन बी यूटिलाइज फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मींस fruits, fish, milk, etc., etc., flour. Perishable goods को store at low temperature. So that's why such kind of refrigerant can be utilized for a perishable. और पेरिशेबल ये जो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस के वजह से ही आज इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल. Suppose if I would like to sell the goods, perishable goods to the other country, so how is it possible? Due to the cold storage warehouse. क्योंकि ये जो मिल्क है, फिश है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं. अगर इसको कम टेम्परेचर पे हम लोग रखेंगे तो हम लोग उसको लंबे समय तक यूज कर. So that's why cold storage is a very important when you talk about the international trade. Okay. So I think मुझे लगता है यहाँ पर अपना ओसी का जो थर्ड चैप्टर था, it has closed, right? Okay. So give me a some time. Extra the time I have break you. Give me a some time.